हे गाइस, वेलकम बैक। चलो आज देखते हैं कि आज की कहानी में कौन कौन है। आज की कहानी में एक कंडक्टर है और एक ग्रुप ऑफ दुखी पॉजिटिव चार्जेस, अनहैप्पी पॉजिटिव चार्जेस। अनहैप्पी क्यों है, मैंने रीज़न बताया था। ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दैट इज़ द रीज़न ये सारे चार्जेस जाके सरफेस पे अरेंज हो जाते हैं, बिकॉज इसी अरेंजमेंट में इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या ये इस अरेंजमेंट में खुश है? एक बार पूछ के देखो, आर यू हैप्पी? इनका जवाब क्या आएगा? ये लोग बोलेंगे सर बाय चांस अगर मेरे को चांस मिलता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, मैं तो डायरेक्ट इन्फिनिटी भागूंगा, वहाँ जाके मेरे को शांति मिलेगा। बिकॉज इन्फिनिटी पहुँचने के बाद ही हम चार्जेस पे फोर्स लगना बंद होगा। तो पॉइंट ये है कि ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाना चाहते, एक दूसरे से दूर जाना चाहते। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, इन सारे चार्जेस का इंटेंशन क्या है बाहर जाने का, बाहर जा नहीं पाते। सरफेस, कंडक्टर के सरफेस को तोड़ के बाहर जा नहीं पाते, पर उनका इंटेंशन तो हमेशा बाहर जाने का ही होता है, राइट। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि ये सारे चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। दैट मीन्स वो जो कंडक्टर है दैट इज इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस। समझ आ रहा है? बिकॉज सारे चार्जेस बाहर जाना चाहते हैं और सारे चार्जेस कंडक्टर के सरफेस को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये निकालेंगे कि कंडक्टर के सरफेस पे ये स्ट्रेस कितना है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितना स्ट्रेस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्जेस। ठीक है, आइडिया क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम ये जो तुमको सारे चार्जेस दिख रहे, इन सारे चार्जेस को हम दो टीम में बांटेंगे। सुनाई दिया? दो टीम्स में बांटेंगे। तो हमने यहां पर एक छोटा सा टीम बनाया, छोटा सा टीम। इस छोटे से टीम में कुछ ही प्लेयर्स है, प्लेयर्स मतलब चार्जेस, कुछ ही चार्जेस है। इस पैच का एरिया मैंने डीए माना, ठीक है। और इस पैच का डेंसिटी, चलो मैं मान लेता हूं सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस छोटे से टीम में कितने सारे प्लेयर्स है, कितने सारे चार्जेस है, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, डी क्यू इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा डेंसिटी है, डी ए इस पैच का एरिया है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वहां पर, सिग्मा इंटू डी ए। तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा टीम। एंड बाकी जितने सारे चार्जेस है ये लोग मिलके हमारा दूसरा टीम बनाते हैं। सो देयर आर टू टीम्स, ए स्मॉल team which is with small quantity of charge and rest of the charges taken together and the rest of the conductor taken together forms the second team. क्लियर है? तो कहानी दो टीम्स का है, ठीक है ना। अच्छा चलो एक चीज याद करवाता हूं, याद करो कि एक कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। कम ऑन टेल मी, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? कम ऑन, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस ग्रीन पैच के जस्ट बाहर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया? ओके, अभी एक क्वेश्चन सुनो। चलो ये समझ में आता है कि कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरा क्वेश्चन है ये फील्ड बनाया कौन? ये जो फील्ड तुमको दिख रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बनाया कौन? इसका जवाब क्या होगा? सर चार्जेस। ये जो सारे चार्जेस है, ये सारे चार्जेस इस डी क्यू को लेके एज वेल एज ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंडक्टर में चार्जेस है, इन सारे चार्जेस ने मिलके इस ई को बनाया है। इस डी क्यू का भी कुछ फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा और ये जो बाकी के चार्जेस, ये जो बड़ा वाला टीम है, इस टीम का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो डी क्यू का फील्ड प्लस रेस्ट ऑफ द कंडक्टर में जितने सारे चार्जेस है उनका फील्ड मिलके ये ई बन रहा है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देता हूं। लेट अस, ये जो छोटा सा टीम है, ग्रीन वाला पैच, डी क्यू वाला चार्ज, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? E1, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मैंने बोला चलो ये जो ग्रीन वाला पैच है, चलो ग्रीन से ही रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो ग्रीन वाला पैच है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से दैट इज इक्वल टू व्हाट? E1। बात को समझो, ये ब्लैक वाला ई क्या है? कंफ्यूज नहीं होने का, ब्लैक वाला ई इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रीन वाला E1 वो dq का कंट्रीब्यूशन है, छोटा सा dq जो है उसका कंट्रीब्यूशन। अगर E1 इधर है, रिजल्टेंट फील्ड ब्लैक वाला ऐसा है, तो बाकी चार्जेस के लिए जो फील्ड बनेगा उसको भी तो E1 के अलोंग ही आना पड़ेगा। मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। बाकी के चार्जेस के लिए जो फील्ड आएगा, इट हैज टू कम अलोंग E1, डायरेक्शन हैज टू बी अलोंग E1, तब जाके ना ये ब्लैक वाला रिजल्टेंट मिल सकता है। डायरेक्शन के टर्म्स में बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाकी के जो चार्जेस है, रेस्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो चार्जेस है, रेस्ट ऑफ द चार्जेस के लिए मैंने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, E2 है। तो रेस्ट ऑफ द चार्जेस के लिए जो फील्ड बनेगा उसको भी इस तरफ होना पड़ेगा, और ये फील्ड है E2। तो कहानी ऐसा है कि E1 हो गया dq का कंट्रीब्यूशन, E2 हो गया रेस्ट ऑफ द चार्जेस का कंट्रीब्यूशन, एंड दोनों मिलके वो E बना रहा है, ब्लैक वाला E, दैट इज द रिजल्टेंट फील्ड गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो चमका ही नहीं चमका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, E आउटसाइड मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सबको पता है कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और E आउटसाइड को बनाने वाला dq का कंट्रीब्यूशन E1 और रिमेनिंग कंडक्टर का कंट्रीब्यूशन E2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको भूलो मत, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अच्छा, हमने बाहर के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अभी थोड़ा अंदर आते हैं। इस पैच के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, अभी इस ग्रीन वाले पैच के नीचे डिस्कस करते हैं। नीचे मतलब वी आर गोइंग इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जा रहा है लेकिन उस ग्रीन पैच के जस्ट नीचे, ठीक है। अगर हम ग्रीन पैच के जस्ट नीचे जाते हैं, ये ग्रीन वाला पैच में जो चार्ज है ये अगर ऊपर E1 बनाएगा तो नीचे भी क्या बनाएगा, E1 बनाएगा ना। जस्ट ऊपर अगर E1 बनाएगा, मतलब अगर ये शीट है, ऊपर अगर E1 बनाएगा तो नीचे भी क्या बनाएगा, E1 बनाएगा। कोई भेदभाव तो नहीं करेगा ना यार, ऊपर E1 तो नीचे भी E1, ठीक है ना। ओके, फिर तुम बोलोगे सर E1 तो है, लेकिन हमको तो ये पता है कि आप जिस पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो वो पॉइंट तो कंडक्टर के अंदर है, एंड कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड हमेशा 0 होता है, विच मीन्स दैट दिस E1 हैज टू बी कैंसल्ड आउट। और इस E1 को कैंसिल करने वाला ये बड़ा सा टीम का जो चार्जेस है, इन ग्रुप ने, इस ग्रुप ने मिलकर एक फील्ड बनाए E2, और मुझे पता है कि रिजल्टेंट फील्ड को 0 होना है, तो जो E2 का डायरेक्शन होगा इट हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन, जस्ट ऑपोजिट टू E1, तभी जाके E2 E1 को क्या कर सकता है, कैंसिल आउट कर सकता है। और हमको पता है कि ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट ही होगा, बिकॉज मुझे पहले से ही पता है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, 0। तो E1 अगर ऐसा है तो E2 को ऊपर होना ही पड़ेगा, तब जाके E1 E2 को क्या करेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। देखो एक बात बता देता हूं, ये जो लोकेशन है ना, दिस लोकेशन इज जस्ट ऑन टॉप एंड दिस लोकेशन इज जस्ट बॉटम द पैच, जस्ट बिलो द पैच, ये याद रखना, ठीक है ना। ओके, तो हमको पता चला कि यहां पर इंडिविजुअल फील्ड कितना है, dq का फील्ड है E1 नीचे की तरफ, एंड बाकी चार्जेस का फील्ड E2 ऊपर की तरफ। बट टेल मी समथिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एंड इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, 0, राइट, इट्स 0। अगर ये 0 हुआ तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फील्ड दैट इज E1 माइनस E2 हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से हमको पता चला कि E1 इज इक्वल टू व्हाट, E2। कम ऑन, समझ में आया कि E1 एंड E2 का वैल्यू क्या है, सेम। ओके, अगर E1 E2 का वैल्यू सेम होता है, चलो इस तरफ चलते हैं। अगर E1 E2 का वैल्यू सेम होता है, E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इक्वेशन 1 क्या देगा, इक्वेशन 1 गिव्स E1 इक्वल टू E2, एज बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इंडिविजुअल E1 E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मतलब दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, पक्का ना, क्लियर है ना सारा फंडा। ओके,
तो एक बार ये याद करते कि क्वेश्चन क्या था यार, व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि भाई ये बताओ कि स्ट्रेस कितना है। हमको तो एरिया पता है, इसमें कितना एरिया डी है, तो इस पैच में कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं। अगर मैं ये निकाल लूँ इस ग्रीन वाले पैच में कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अगर मैं एरिया के साथ डिवाइड कर दूँ तो हो गया, मेरा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस ग्रीन वाले पैच में डी क्यू चार्जेस, कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। कम ऑन, इस ग्रीन वाले पैच में कितना चार्ज है, इस ग्रीन वाले पैच में डी क्यू चार्ज है। तो डी क्यू चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, डी क्यू चार्ज पे बाकी जो चार्जेस है, ये सारे चार्जेस, ये दिख रहे हैं, ये सारे चार्जेस इस डी क्यू चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इस बाकी के चार्जेस के लिए इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बाकी के चार्जेस के लिए, वो जो बड़ा वाला टीम है, बड़े वाली टीम ऑफ चार्जेस के लिए उस ग्रीन वाले पैच वाले रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, E2। इज दैट क्लियर। तो DQ वाले चार्ज में अगर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, एज बिकॉज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, तो फोर्स ऑन कम ऑन DQ कितना होगा, दैट इज DQ इनटू उस जगह पर बाकी चार्जेस का जो फील्ड है, दैट इज E2। समझ में आया। देखो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर E1 का क्या होगा। यार एक बात बताओ, E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई DQ इटसेल्फ। तो कोई चार्ज अपने ही फील्ड के कारण अपने ऊपर कभी फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता यार। एक चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फील्ड के लिए लगेगा, अपना खुद के फील्ड के लिए नहीं लग सकता। तो E1 को भूल जाओ, E1 के कारण DQ पे फोर्स नहीं लग सकता। DQ के लिए एक्सटर्नल फील्ड क्या है, E2 है। तो DQ पे अगर फोर्स लगाएगा कोई, वो होगा E2, ठीक है ना। तो DQ इंटू E2 लिख दिया, ठीक है ना। E2 का वैल्यू हमको पता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये जो फोर्स हमने लिखा है, फोर्स ऑन DQ, वो बहुत छोटा सा फोर्स होगा, उसको हमने DF लिख दिया। DQ के जगह हमने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू DA। एंड E2 के जगह हमने क्या लिख दिया, चलो कम ऑन, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्यार से हम क्या बुलाते हैं उसको, मैकेनिकल स्ट्रेस, राइट। तो ये जो स्ट्रेस है वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब DF इधर है, एरिया को हम भाई नीचे बुला लेते हैं, नीचे आ जाओ, DA नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यही हमको निकालना था, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आ रहा ना समझ में, पक्का। अच्छा, किसी किसी बुक्स में इस फॉर्मूला का थोड़ा सा अलग सा फॉर्म दिया रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, ये जो E है ना, ये रिजल्टेंट फील्ड है, तो वहाँ पर सिग्मा है, तो मैं सिग्मा को E के टर्म्स में लिख दूँ तो क्या मिलेगा, चलो लिख के देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब कैपिटल E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट एक को मार देगा और बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, दैट इज DF बाई DA। तो ये एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों एक्सप्रेशंस तो एक ही चीज़ का है, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी हम बुला सकते हैं। समझ में आया। ये सारे चार्जेस जो छटपटा रहे हैं ना बाहर जाने के लिए, इनके बाहर जाने के इंटेंशन के कारण कंडक्टर के सरफेस पे इतना स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ध्यान से देखना, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा कंडक्टर के सरफेस पे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप होगा, या जितना कंडक्टर के जस्ट बाहर जितना फील्ड होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस सरफेस पे होगा। ठीक है, कहानी समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आई होप सो तुमको समझ में आया। एक चीज़ में कभी भी हिचकिचाना मत, अगर डाउट है फील फ्री टू कमेंट, आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू। कुछ भी अगर समझ में ना आए, जस्ट गिव मी ए मैसेज, गिव मी ए कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, आई होप सो तुमको मज़ा आया ये सुन के, तो इसको नोट करो। ठीक है, डन फॉर टुडे देन।